हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मेरा नाम है हिमांशु और मैं स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु का कॉमिक विशेषांक नीम हकीम। और इस कॉमिक्स की रिक्वेस्ट करी है मिस्टर राम संचिव ने। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इसका पहला भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं नीम हकीम। कथासार अनुपम सिन्हा, कथानक हनीफ अजहर, चित्र सुरेश डीगवाल, इंकिंग आत्माराम पुंड, सुलेख व रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। कहने वाले कहते हैं कि अगर हाथियों का सहयोग ना होता तो उस समय की सबसे ऊंची कुतुब मीनार का इतिहास ही कुछ और होता। और ऐसा इसलिए क्योंकि हाथी ही ऐसा प्राणी है जिसने अपनी बेमिसाल ताकत से भारी पत्थरों को दूर दूर से कुतुब मीनार तक पहुंचाकर उसका इतिहास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और यह हाथी ही है जो आज फिर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रहे हैं। लेकिन इस बार विशेष यह कथा सर्वथा काल्पनिक है। इसका उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। जीवित अथवा मृत व्यक्ति से इसका कोई संबंध नहीं है। ऐसा मात्र संयोग से हो सकता है। कथा में भवनों और स्थानों का नाम मात्र कथा की रोचकता बढ़ाने के लिए दिया गया है। कुतुब मीनार को मिटाने में उफ, पागल हाथियों का ये झुंड तो कुतुब मीनार को टक्कर मार रहा है। क्या इरादा है इनका? ओ नो, ये तो कुतुब मीनार को गिराने के चक्कर में है। ओ माँ, कोई रोको इन्हें। चिंगाड़, रोको मत, भागो यहां से, क्योंकि कुछ हाथी हमारी तरफ भी बढ़ते आ रहे हैं। भागो च्या! इतिहास की उस धरोहर को उन पागल हाथियों के हवाले छोड़कर जो उसे मटिया मेट कर देने पर उतारू थे, और ऐसा करने में उन्हें ज्यादा देर नहीं लगनी थी। सभी अपनी जान लेकर भाग खड़े हुए थे। लेकिन यह दिल्ली थी, वह दिल्ली जिसके चप्पे चप्पे को हर समय अपनी नज़रों में रखती हैं वे आंखें जिनके बारे में प्रसिद्ध है कि जब तक ये आंखें सतर्क हैं तब तक न सिर्फ दिल्ली के नागरिक बल्कि दिल्ली की हर धरोहर सुरक्षित है। और सब जानते हैं कि दिल्ली की उस आंख का नाम है परमाणु। उफ, प्रोफेसर का मैसेज मिलने के बाद अगर मैं परमाणु बनकर यहाँ सही समय पर ना पहुँचता तो इन पागल हाथियों ने कुतुब मीनार को धराशायी कर ही दिया था। लेकिन ये ऐसा करने को क्यों उतारू हैं? क्या हुआ है इन्हें? यह बात तो एक बार को मानी भी जा सकती है कि इतने हाथी एक साथ पगला सकते हैं। लेकिन यह बात बिल्कुल गले नहीं उतरती कि ये सभी हाथी बाकी सब कुछ छोड़कर सिर्फ कुतुब मीनार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इनकी इन कोशिशों के पीछे ज़रूर कोई चक्कर छिपा हुआ है, और वह चक्कर क्या है ये मैं जानूंगा, लेकिन बाद में। पहले इन हाथियों को बेबस कर दूं। हाथियों को बेबस करने का काम परमाणु तेजी से और ताकत से कर रहा था, और इसी बात ने किसी के चेहरे पर मौजूद चिंता की रेखाओं को और ज़्यादा गहरा कर दिया था। ओह, अजीब सा मनुष्य अपनी चमत्कारिक वैज्ञानिक शक्तियों और ताकत के बल पर हाथियों को बेबस करता जा रहा है। अगर वह अपने उद्देश्य में सफल हो गया तो जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हूँ वह आरंभ होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे इन हाथियों को और अधिक बलशाली बनाना होगा, और ऐसा करना मेरे लिए ज़्यादा कठिन नहीं है। उस शख्स के हाथों से छूटकर कुछ जंगली कांटे तीर की तेजी से आगे बढ़े और कई हाथियों की मोटी खाल को चीरते हुए उनके शरीर में धंस गए। इसी के साथ हाथियों के कंठ से गूंजी चिंगाड़ों ने वातावरण को थर्रा दिया। चा! ओ नहीं, हाथियों ने परमाणु रस्सी की जकड़ को तोड़ डाला, और अब ना सिर्फ ये सब पहले से ज़्यादा शक्तिशाली लग रहे हैं, बल्कि पहले से अधिक पगलाए हुए लग रहे हैं। हाथियों के चिंगाड़ों के साथ इस बार परमाणु की चीख भी गूंजी थी। अंतरिक्ष नाच गया परमाणु की आंखों के सामने। पल भर के लिए उस जमीन की खबर ही नहीं रही परमाणु को, जहां पर एक हाथी के रूप में उसकी तरफ मौत और कई हाथियों के रूप में कुतुब मीनार की तरफ तबाही बढ़ रही थी। एक पल बाद ही गूंज उठी वह आवाज़ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह हाथियों के कुतुब मीनार से टकराने और कुतुब मीनार की कई सौ वर्षों पुरानी नींव के चरमराने की आवाज़ थी। और ये उसी आवाज़ का कमाल था कि परमाणु का मस्तिष्क एक झटके से वर्तमान की दुनिया में आ गया। ओह नहीं, उस विनाश के साथ परमाणु को अपनी मौत का भी आभास हुआ था। उफ, उसने बिना कोई क्षण गवाए दो काम एक साथ किए। मौत से भी बचा वह, और कुतुब मीनार को नीचे गिरकर कील कील होकर बिखरने से भी बचाया उसने। उफ, अगर कुतुब मीनार जमीन पर गिर जाती तो अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता मैं। उन पागल हाथियों से बचाए रखने के लिए मुझे अब मीनार को कुछ समय के लिए हवा में ही रखना होगा। लेकिन ऐसे तो नीचे वे पगलाए हाथी लोगों पर हमला बोल देंगे। ओह नो, सभी हाथी एकाएक सामान्य हो गए, एकाएक गाय की तरह शांत। अब कतारबद्ध होकर जाते इन हाथियों को देखकर कोई भी नहीं कह सकता कि ये हाथी कुछ देर पहले प्रलय के दूत का रूप धरे हुए थे। यानी इसका एक ही मतलब है कि ये हाथी सिर्फ कुतुब मीनार को गिराने के लिए ही पागल हुए थे। लेकिन कुतुब मीनार को गिराने का काम ये हाथी अपने आप कर रहे थे, या किसी ने इन्हें यह काम सौंपा था? मुझे इन सवालों का जवाब ढूंढना होगा।
लेकिन पहले कुतुब मीनार को पहले की तरह मजबूती से स्थापित करना होगा। परमाणु उस ऐतिहासिक धरोहर को स्थापित करने में न लग जाता तो वह उस शख्स को ढूंढ लेता जो उसके हर सवालों का जवाब दे सकता था। दिल्ली की इस ऐतिहासिक इमारत के तल में मुझे वह चीज़ नहीं दिखी जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ। अगर वह वहाँ होती तो उसकी अदृश्य चमक मेरी आंखों से कभी ना बच पाती। इसका मतलब मुझे दिल्ली की अन्य ऐतिहासिक इमारतों की खाक छाननी होगी। चलो ऐसा ही सही, लेकिन अब मुझे अपनी ताकतों को और बढ़ाना होगा, क्योंकि हरे और पीले वस्त्र पहनने वाले परमाणु नाम के आदमी ने अपने कारनामे से मुझे बता दिया कि मैं जितना सोच कर आया हूँ यह काम मेरे लिए उतना आसान नहीं होगा। सांप निकल गया था और परमाणु लकीर पीट रहा था। यह हाथी 7-8 की संख्या में थे। दिल्ली में इतने हाथी एक ही जगह पर मिल सकते हैं, यमुना के तट पर अवैध तरीके से बसी इस बस्ती में जहाँ हाथियों को पालने वाले रहते हैं। यहाँ से मुझे शायद पता चल सकता है कि वे हाथी यहाँ से कुतुब मीनार कैसे पहुँचे। जवाब अप्रत्याशित था। हाँ साहब, जिन हाथियों की आप बात कर रहे हैं वे हमारे ही हैं, लेकिन हमें पता नहीं है कि वे यहाँ से कुतुब मीनार कैसे पहुँच गए। हम तो खुद हैरान है कि हमारे हाथी कहाँ गए। वो बात यह है साहब कि आज दोपहर हमने अपने हाथियों को पानी पिलाने नदी पर ले गए तो अचानक हमारे सामने एक अजीब सा लिबास पहने एक आदमी पहुंचा। उसने हमसे हाथियों की मांग की। हमने इनकार किया तो उसने ना जाने क्या किया कि हम उसकी बात मानने को राजी हो गए। फिर क्या हुआ हमें पता नहीं। इनकी बातों से ये तो पता चल गया कि किसी ने हाथियों का इस्तेमाल किया है, लेकिन किसने और क्यों। ओह, परमाणु परमाणु, क्या तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो परमाणु? रोबोट की कॉल, यानी शहर के किसी हिस्से में परमाणु की ज़रूरत है, लेकिन कहाँ? शहर के उस हिस्से में ज़रूरत थी परमाणु की, क्योंकि शहर के इस हिस्से में घट रहा था कुछ ऐसा जो अकल्पनीय था। बचाओ! उफ, मिनटों में ही कई फुट ऊंचे हो गए इन पेड़ों ने कई लोगों को अपने शिकंजे में ले लिया है। उफ, इन अद्भुत पेड़ों की जड़ें तो मकानों को तोड़े दे रही हैं। मेरे द्वारा फेंके गए चमत्कारी बीज ने यहाँ के लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त करके मुझे इनके सामने ला दिया है। मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा करना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मुझे जो विशेष तैयारी करनी है इसके लिए मुझे प्राप्त करनी है वे असाधारण जड़ी बूटियाँ जो मुझे इन्हीं वृक्षों से मिल सकती हैं, और ये वृक्ष इसी स्थान की विशेष मिट्टी पे ही उग सकते हैं। वैसे लोगों को इन वृक्ष रूपी मुसीबतों से जल्दी छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि ये वृक्ष जितनी जल्दी उगते हैं उतनी ही जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं। उफ, तेरे होगा ये खतरनाक पेड़ पौधे जब खत्म होंगे तब होंगे, लेकिन तेरे दिमाग से होशों का साथ अभी खत्म होने जा रहा है, क्योंकि तेरा हुलिया बता रहा है कि तू वही है जो यमुना के किनारे से महावतों से हाथियों को छीन कर उनसे कुतुब मीनार तुड़वाने ले गया था। तुरंत ही संभव है। तूने सही पहचाना हरी पीली पोशाक वाले, इसलिए तू मेरा नाम जान ले, क्योंकि कल से कम तू यमराज को बता तो सकेगा कि हकीम उसका नाम था जिसके हाथों तू बेमौत मरा। उफ, तेरी पोशाक की तरह तेरा नाम भी अजीब है, लेकिन अब अगर तू अपना नाम बता चुका हो तो अपना थोबड़ा बंद कर ले और इस हरी पीली पोशाक वाले का नाम सुन, ताकि तू जेल में पहुंचकर बाकी कैदियों को बता सके कि तू भूसे की तरह पिटकर परमाणु के द्वारा जेल पहुंचा है। उफ, परमाणु के वारों ने मेरे शरीर में पीड़ा की तेज लहर दौड़ा दी है। मुझे इस पीड़ा से तुरंत ही मुक्ति पानी होगी, इस मलहम से जो शरीर पर लगते ही जादू सा असर करता है। उफ, लेकिन ताजगी से भर उठना और परमाणु से लड़ना दो अलग बातें थीं। लगता है तेरे पास दर्द निवारक मलहम काफ़ी है। अच्छा है, तुझे काफ़ी ज़्यादा मलहम की ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं मार मार कर तेरे सारे शरीर को पीड़ा से भर दूंगा और फिर तुझे अपनी परमाणु रस्सी में जकड़कर जेल तक घसीट कर ले जाऊंगा। हकीम को घसीट कर ले जाने का सपना मत देख परमाणु, क्योंकि हकीम का बनाया छटांग भर चूर्ण तेरे हर सपने को तेरी इन बेकार की चमकीली रस्सियों की तरह तोड़ डालेगा। ओ नहीं, उस चुटकी भर चूर्ण को खाते ही हकीम के शरीर में ऐसी असाधारण शक्ति का संचार हुआ है जिसने परमाणु रस्सी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अब अपनी हड्डियों के फिक्र कर परमाणु, क्योंकि वे भी तेरी रस्सी की तरह टुकड़े टुकड़े होने जा रही हैं। उफ, इतने बड़े पेड़ को वह जड़ समेत उखाड़कर मुझ पर ऐसे वार कर रहा है जैसे सचिन बैट घुमाकर बॉल पर वार करता है। मैं इस पेड़ की चपेट में ना हूं, मुझे इसका पूरा ख्याल रखना होगा। तू अपनी जिंदगी को लेकर कहीं भी भाग ले परमाणु, लेकिन उसे मौत का निवाला बनना ही पड़ेगा। हवा में लहरा कर तुझसे बचने के साथ मेरा एक और मकसद था, तेरे हाथों से उस घातक पेड़ को छुड़ाना, ताकि मैं तुझ तक पहुंचकर आसानी से तुझ पर वार कर सकूं। उह, इस वार से पहले मैं तुझे पकड़कर जमीन पर पटक कर टमाटर की तरह फोड़ दूंगा। फटाक! हकीम की पटकी ने परमाणु को टमाटर की तरह तो नहीं फोड़ा, लेकिन उसके शरीर के हर अंगों को हिलाकर रख दिया। वाह, बहुत सख्त जान है तू, अभी भी सही सलामत है। लगता है तू एकदम से नहीं, सिसक सिसक कर मरना चाहता है।
ऐसा है तो मुझे सिसका सिसका कर ही मारूंगा, और ऐसा करूंगा मैं रबड़ प्रजाति के इस अत्यंत विकसित बीज से, जो यहाँ की ज़मीन के संपर्क में आते ही एक क्षण में एक ऐसे वृक्ष का रूप ले लेगा जो अपने चिपचिपे दूध यानी तरल रबड़ को धीरे धीरे नहीं छोड़ता बल्कि बारिश की तरह छोड़ता है। और चूंकि पिघले रबड़ की उस बारिश ने तुझे पूरी तरह अपनी चपेट में ले रखा है, इसलिए मुझे बस इस रबड़ में यह चुटकी भर चूर्ण मिलाना है जो पिघले रबड़ से क्रिया करके तेरे लिए एक ऐसी कैद की तैयारी करेगा जिसमें फंस कर तू सिसक सिसक कर मरेगा। हा 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 हा। उफ, मेरे शरीर के इर्द गिर्द रबड़ की कई परतें जम गई हैं जिन्हें मैं अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी नहीं फाड़ पा रहा हूँ, लेकिन मुझे उसे फाड़ना तो हो गई क्योंकि इसमें मेरा दम तेजी से घुटता जा रहा। उफ, रबड़ की इस कैद को किसी भी तरह फाड़कर बाहर निकलने की कोशिश छोड़ दे परमाणु, क्योंकि इस रबड़ में इतनी मजबूती है कि उसे कितना भी खींचो लेकिन वह फटेगी नहीं। मुझे अफसोस है कि मैं ये देखने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता कि इस कैद से तेरी आत्मा बाहर निकल जाएगी या नहीं। हा 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 हा। वहां से जाते हकीम के हलक से गूंजने वाला वह ठहाका निश्चित ही शैतानी ठहाका था, लेकिन परमाणु के मस्तिष्क में उस ठहाके की नहीं बल्कि उस मौत के ठहाके की गूंज थी जो ठीक उसके सामने खड़ी थी। टूटने के कगार की तरफ बढ़ती मेरी सांसों की डोर बता रही है कि मेरे पास अपनी जिंदगी को बचाने का बहुत कम समय है, लेकिन मैं अपनी जिंदगी को मौत के क्रूर पंजे से बचाऊं तो कैसे। इस रबड़ की मजबूत परतों को तोड़ने और जुड़ने की मैं हर कोशिश, फाड़ने की मैं हर कोशिश कर चुका हूं, लेकिन मेरी हर कोशिश बेकार रही। इसलिए मुझे मौत के इंतजार के सिवा कुछ नहीं करना चाहिए। शायद नहीं, मुझे एक और कोशिश करनी चाहिए, और मेरी ये कोशिश इस बार रबड़ की इस कैद को फाड़ने या काटने की नहीं बल्कि इसे ज़मीन पर ठीक उस तरह घिसने की होगी जैसे बच्चे अपनी ड्राइंग की कॉपी पर पेंसिल की रेखाओं को मिटाने के लिए रबड़ इरेजर का इस्तेमाल करते हैं। बच्चों के वैसा करने से पेंसिल तो मिटती ही मिटती है, साथ ही वह रबड़ भी घिसती है जिसे बच्चे तोड़ नहीं पाते। मेरे शरीर को कैद करने वाली रबड़ भी घिस रही है, यानी मेरी कोशिश सफल हो रही है, लेकिन मुझे अपनी इस कोशिश में और भी ज़्यादा तेज़ी लानी होगी ताकि मैं अपनी सांसें रुकने से पहले इस रबड़ की कैद में इतना बड़ा छेद कर सकूं जिससे मैं ट्रांसमिट होकर आसानी से इस कैद से निकलकर बाहर पहुंच जाऊं। बाहर आकर परमाणु ने ताज़ी हवा को अपने फेफड़ों में ऐसे भरा जैसे वर्षों का भूखा भोजन को अपने पेट में भरता है। उफ, हवा का इंसानी जीवन में क्या महत्व है यह आज पता चला। परमाणु का ध्यान तुरंत ही लोगों की तरफ गया। हकीम ने अपने अद्भुत बीजों की मदद से यहाँ लोगों के लिए जो मुसीबत खड़ी की थी वह ज़्यादातर खुद ही खत्म हो गई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग उसमें फंसे हुए हैं। मुझे जल्दी उन्हें बचाना चाहिए क्योंकि मुझे उन्हें बचाकर ढूंढना है उस हकीम को जो दिल्ली की ऐतिहासिक इमारतों को उखाड़ फेंकने को उतारू है। लेकिन मुझे अब यह काम बेहद सावधानी से करना होगा क्योंकि हकीम आजकल के साधारण हकीमों जैसा हकीम नहीं है, बल्कि एक ऐसा हकीम है जिसके पास अद्भुत जड़ी बूटियों और ऐसे चमत्कार कर देने वाले चूर्ण और भस्म है जिनके बारे में आजकल कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। दिल्ली की ना जाने किस ऐतिहासिक इमारत को इस समय अपना निशाना बनाने पर उतारू होगा वह। इंडिया गेट, ऐतिहासिक इंडिया गेट को हकीम ने इस बार निशाना बनाया था। इसे उखाड़ फेंकना है तुम्हें। पास ही स्थित कुछ अवैध निर्माणों को गिराने में व्यस्त इन आधुनिक यांत्रिक मशीनों को चलाने वालों को अपनी सम्मोहक जड़ी के प्रभाव में लेकर मैंने इन सभी को इस अवैध निर्माण को गिराने ले आया जो शायद मेरे सबसे बड़े सपने को अपने नीचे दबाए हुए है। इन सभी की एक ही संयुक्त टक्कर इस इमारत को ढा देगी। आगे बढ़ो। रुक जाओ, कोई आगे ना बढ़े। ओह, तो तुम वो रक्षक हो जिनके मस्तिष्कों में इस इमारत की रक्षा करने का फितूर भरा हुआ है। ऐसे फितूरों को निकालना मेरी सम्मोहक जड़ी को खूब आता है। तीर की तेजी से हकीम के हाथों से छूटकर वे जड़ें आगे बढ़ी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नीम हकीम के दूसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।